नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी बगड़िया, बदला मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे एसीएल टियर और उससे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में जो कि अक्सर पेशेंट्स में से पूछते रहते हैं। एसीएल टियर क्या होता है? एसीएल टियर कैसे होता है? एसीएल टियर हो जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको एसीएल टियर है? और अगर एसीएल टियर हुआ है तो आगे क्या ट्रीटमेंट होगा? किस तरीके की हमारी रिकवरी होगी? आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसीएल एक घुटने का बहुत इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है जिसका कि काम घुटने को स्टेबिलिटी देना होता है। अगर हम इस नी मॉडल में देखें और बात करें कि जो है घुटने में कितने लिगामेंट होते हैं और इनका क्या काम होता है, तो ये जो बाहर की तरफ के लिगामेंट है इनको कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। दोनों तरफ ये एक एक रहता है जो कि घुटने को अंदर या बाहर घूमने से रोकते हैं। उसके अलावा ये आगे की तरफ जो लिगामेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं एसीएल, और ये जो पीछे की तरफ लिगामेंट है इसको बोलते हैं पीसीएल। इन लिगामेंट्स में सबसे कॉमनली जो टियर होता है वो होता है एसीएल में। एसीएल टियर कैसे होता है, उसमें क्या तकलीफ होती है, पेशेंट को क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम बात। एसीएल टियर अक्सर जो है वो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के हुआ करता है, लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमको बहुत कॉमनली ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कि स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं था, लेकिन उनके एसीएल टियर हुआ। तो एसीएल टियर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, हमारे खेलते टाइप पे ही चोट लगे। इमेजिन करिए कि शादी है, डांस कर रहे हैं, पैर मुड़ गया, उसमें आपका एसीएल टियर हो सकता है। आप जो है चल रहे थे, गीला हो रहा था फर्श, पैर ट्विस्ट कर गया, उसमें एसीएल टियर हो सकता है। कि तो जैसा कि हमने बात करी, एसीएल टियर कई सारी जो है वो कारणों के कारण हो सकता है, जिसमें कि हमारे घुटने में चोट लगी ना, या तो हाइपर एक्सटेंड हुआ इस तरीके से हुआ, या फिर एक ट्विस्टिंग मूवमेंट हुआ, उसके कारण घुटने के लिगामेंट को स्ट्रेच हुआ और स्ट्रेच होने से वो टूट। तो अगर हमारे जो है घुटने में चोट लगी तो हम कैसे पता करें कि हमारे एसीएल टियर हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो किसी के भी एसीएल टियर होगा तो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट इंजरी की ज़रूरत होती है। मेरे पास बहुत सी जो है गृहिणियाँ आती है कि सर मेरे लिगामेंट इंजरी है। उनसे पूछते हैं कि भाई आपके कोई चोट लगी, कुछ लगी? नहीं सर, नहीं लगी। फिर बाद में आपको कैसे लगता है कि लिगामेंट इंजरी है? कि सर मेरे घुटने में दर्द होता है। तो हर दर्द एसीएल जो है वो टियर नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अगर हमारे घुटने में चोट लगी, चोट लगने के बाद में घुटने में सूजन आई, तो एसीएल टियर होने का एक जो है पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम ये कैसे पता करें कि हमारे एसीएल टियर हुआ है कि नहीं हुआ? अक्सर जिन लोगों के एसीएल टियर होता है और उनके चोट लगने के बाद में जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनके घुटने में जो एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस होता है उसको वो जो है वो नहीं प्राप्त कर पाते। मतलब कि जब वो चल रहे हैं या स्टेयर से उतर रहे हैं, हमारे जो है वो घुटने की जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी उनके पैर में, घुटने में नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो घुटना है चलते चलते ट्विस्ट हो जाता है, या फिर जैसा कि पेशेंट बोलते हैं कि चलते चलते उनके कई बार जोर से झटका या लचक आती है। अब एसीएल टियर क्या है? अगर आपके घुटने में चोट लगी, चोट लगने के बाद में घुटने में सूजन आ गई है, चलने में आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, अभी इमीडिएटली आपके चोट लगी है, तो कुछ चीज़ें आपको करना ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये है कि आप उस घुटने पे वज़न डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि एसीएल टियर के साथ में दूसरे लिगामेंट की भी इंजरी हो सकता है कोई फ्रैक्चर भी हो, जिस पे कि आप वज़न डालेंगे तो उसमें और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। पहली चीज़ ये करें कि घुटने को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें, या तो लॉन्ग नी ब्रेस बाज़ार से मंगा सकते हैं, वो पहनिए, या फिर पैर बांधिए। दूसरी चीज़ करें कि आप जो है घुटने में बर्फ़ का सेक करें, घुटने पे वज़न डालने की कोशिश ना करें। जल्द से जल्द सर्जन या फिर स्पोर्ट्स सर्जन से मिलने की कोशिश करें। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे, अगर आपके इमीडिएटली चोट लगी है, या फिर आपके चोट लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन आपके घुटने में लचक आती है, तो डॉक्टर आपके घुटने को चेक करेगा। कुछ टेस्ट्स वो करेगा जो कि फिज़िकली किए जाते हैं, जिससे कि वो ये चेक करेगा कि आपके घुटने में इंस्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। वो आपके घुटने की हड्डी को पकड़ के हिलाने की कोशिश करेगा। उसमें उनको क्या पता चलेगा? उनको ये पता चलेगा कि एसीएल, जिसका कि काम हमारी जो नीचे की हड्डी है, जो हमारी टिबिया की बोन है, उस बोन को फीमर से रोक के रखे, हमारी बोन को आगे आने से, इस तरीके से आगे आने से रोकता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है ये, इसको भी रोकता है। अगर हमारे एसीएल टूट जाएगा तो जब सर्जन आपके घुटने को चेक करेगा तो आपका घुटना बहुत ईजीली इस तरीके से हिला करेगा।
ये एक जो है क्लियर कट साइन होता है कि आपका जो नी है उसमें एसीएल टियर हुआ है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को एमआरआई करानी होती है, जो कि वो एमआरआई कराएंगे। एमआरआई कराने के बाद में आपके जो है वो बहुत क्लियरली ये पता चल जाएगा कि एसीएल टियर हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास बहुत कॉमनली जो है एमआरआई की रिपोर्ट्स आती है जिसमें कि पार्शियल टियर ऑफ एसीएल लिखा रहता है। अब ये पार्शियल टियर ऑफ एसीएल क्या होता है? देखिए, एसीएल जो है वो कई लाखों जो रेशे होते हैं उससे मिलके बना होता है। अगर उन रेशों में से कुछ परसेंटेज जो है रेशे टूट जाएंगे तो उसको पार्शियल टियर कहेंगे। लेकिन परेशानी ये होती है कि जो पेशेंट्स है उसके पार्शियल टियर एमआरआई में लिखा हुआ है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि पार्शियल टियर में पहली कोशिश यही रहती है कि कंजर्वेटिवली या फिर बिना सर्जरी जो है वो इलाज किया जाए। लेकिन अगर फिजियोथेरेपी से हेल्प नहीं मिल पा रही, आपके घुटने में लचक आ रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो चेक करके देखेंगे, अगर घुटने में लैक्सिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो फिर बाद में आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। अब बात करेंगे कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो है क्यों कराना चाहिए। बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है कि क्या जिसके भी एसीएल टूटा है उसका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराने की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आप फिज़िकली जो है एक्टिव व्यक्ति हैं, आपको आपके जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में इंस्टेबिलिटी के कारण परेशानी हो रही है, आप किसी तरीके की जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर रनिंग या फिर जॉगिंग करते हैं, ये कारण आपको घुटने में जो है लचक आती है और कई बार आपको गिरने जैसा महसूस होता है, तो फिर बाद में आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। एक चीज़ और जो कि कही जाती है कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन ना कराने के कारण आपके जो है वो घुटने के बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि मेनिस्कस है या कार्टिलेज है को भी डैमेज होगा। ये एक जो है डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो है कि हम समझ सकते हैं कि हमारा घुटना एक मशीन जैसे होता है। इमेजिन करिए कि वो मशीन जो है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर इतना सा हिलने के लिए बनी है और उसकी जगह पे 1 सेंटीमीटर हिला करेगी तो वो मशीन जल्दी ख़राब होगी। को ये समझना होगा कि हमारी एक्टिविटी किस तरीके की है, हमारी जो एज किस तरीके की है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे शरीर से किस तरीके की है। अगर हम फिज़िकली एक्टिव व्यक्ति हैं, कम एज है, हमको जो है वो इंस्टेबिलिटी के कारण परेशानी आ रही है, तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराने में कोई भी परेशानी नहीं है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत जो है वो सक्सेसफुल सर्जरी है, काफ़ी जो है वो सैटिस्फाइंग सर्जरी है टू द पेशेंट और पेशेंट को उससे काफ़ी रिलीफ आता है। अब हम बात करते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत सेफ और जो है सेटिस्फाइंग सक्सेसफुल सर्जरी होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि दूरबीन की मदद से एक बिल्कुल पतला सा कैमरा आपके घुटने में डाला जाता है। उस कैमरे की मदद से आपका लिगामेंट वापस से बनाया जाता है। अब कई सारे क्वेश्चंस इस चीज़ को लेके आते हैं, बहुत रेगुलरली पेशेंट्स जो है वो इन चीज़ के बारे में क्वेरी करते रहते हैं कि साहब हमारा ग्राफ्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमारा इम्प्लांट कौन सा यूज़ करना चाहिए, हम कितने दिन में चल पाएंगे, हमारे जो है रनिंग कब कर सकते हैं। तो हम चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ग्राफ्ट कई सारे जो है वो अवेलेबल होते हैं। हम हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट ले सकते हैं, हम क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट ले सकते हैं, पटेलर टेन्यू का ग्राफ्ट ले सकते हैं, पेरोनी स्टेनोई का भी ग्राफ्ट ले सकते हैं। अब कौन सा ग्राफ्ट लेंगे, ये जो है वो आपका सर्जन आपकी एक्टिविटी को देख के और आपके बॉडी टाइप को देख के, आपकी इंजरी को देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्राफ्ट आपके लिए बेस्ट होगा। यूजुअली हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस के जो है वो ग्राफ्ट लिए जाते हैं, क्योंकि उस पे ग्राफ्ट साइड मॉर्बिडिटी या कि जो ग्राफ्ट की जहाँ से ग्राफ्ट निकाला गया है वहाँ पे तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वैसे कहा जाता है कि अगर आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको जो है वो फिज़िकली जो है डिमांडिंग काम करना होता है, तो फिर बाद में पटेलर टेंडन जो है वो सबसे अच्छा ग्राफ्ट होता है। अब बहुत कॉमनली ये चीज़ पूछी जाती है कि इम्प्लांट कौन सा यूज़ किया जाए। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2 तरीके के इम्प्लांट अक्सर यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है जिसमें कि टाइटेनियम का स्क्रू होता है और एक होता है जो कि बायोकम्पोजिट स्क्रू होता है, जो कि बॉडी में कुछ टाइम बाद में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अब कौन-सा इम्प्लांट यूज़ करना चाहिए? देखिए, ज़्यादा बेटर तो ऑब्वियसली जो है बायोकम्पोजिट स्क्रू होता है, क्योंकि उससे फ्यूचर में हमको जो है वो इम्प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम देखी जाती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद में जब वो गल जाएगा, हमारी बॉडी में रहेगा नहीं, तो हमको जो है वो कभी इम्प्लांट निकलवाने की ज़रूरत या फिर हमारे जो है वो इम्प्लांट किसी तरीके की परेशानी का भी चांसेस कम हो जाएंगे।
लेकिन क्या ऐसा है कि बायो कंपोजिट स्क्रू जो है वो लगवाने के बजाय अगर आपने मेटल का स्क्रू लगवा लिया तो आपका रिजल्ट किसी तरीके से गलत होगा या जो है वो इन्फीरियर होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है मेटल का स्क्रू लगवाएँ या फिर बायो कंपोजिट स्क्रू लगाएँ, अगर आपकी सर्जरी अच्छे से हुई है तो रिजल्ट बिल्कुल सेम ही रहता है। बेनिफिट बस ये होता है कि फ्यूचर में आपको स्क्रू रिलेटेड जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बायो कंपोजिट स्क्रू में कम देखी जाती है। अब बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी होने के बाद में पेशेंट कितने दिन बाद में चल सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये दूरबीन से करने वाली सर्जरी होती है, इसमें किसी तरीके की कोई चीर-फाड़ नहीं होती, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी चलना फिरना शुरू कर सकता है। अब अगर हमारा जो है वो आइसोलेटेड एसीएल टियर हुआ है, हमारे जो है एमसीएल रिपेयर या मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ, हमारा एसीएल जो लिगामेंट है वो अच्छे से फिक्स है, तो फिर बाद में आपको नेक्स्ट डे ही पेशेंट जो है वो फिट भी कर सकता है। एटलीस्ट मैं जो है वो पेशेंट को नेक्स्ट डे ही चलवा देता हूँ पूरा वजन दिलवा के। इसमें कई सारे जो है वो कंट्रोवर्सीज होती है, कुछ लोग जो है वो 3 सप्ताह तक पेशेंट को नॉन वेट वेरिंग लगता है। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज़ है उनके अकॉर्डिंग ये है कि आप जितना जल्दी पेशेंट को वेट बेरी कराएँगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो एसीएल सर्जरी के बाद में आप नेक्स्ट डे ही चल सकते हैं, नेक्स्ट डे ही अपना घुटना बेंड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 टू 25 डेज़ में आपका घुटना पूरा बेंड हो जाता है और लगभग 1 महीने के अंदर आप बहुत नॉर्मली अपना सारा काम कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि एसीएल सर्जरी के बाद में हम कितने दिन बाद में रनिंग कर सकते हैं? रनिंग हमको मिनिमम 4 टू 5 मंथ्स तक नहीं करनी है। कारण उसका ये है कि अगर आप बहुत जल्दी एसीएल पे जो है वो रनिंग करना शुरू करेंगे तो एसीएल स्ट्रेच आउट हो सकता है, जिसके कारण वो ढीला हो सकता है और हमारी सर्जरी खराब हो सकती है। या फिर जब जो है एसीएल थोड़ा सा वीक है ना जो रहता है इनिशियल फेजेस में एसीएल हमारा वीक रहता है, धीरे धीरे करके वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वीक टाइम पे अगर उस पे जो है वो वजन डाला गया, रनिंग करी गई तो वो टूट भी सकता है। इसलिए 4 टू 5 मंथ्स आपको जो है रनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, कटिंग मूवमेंट्स लेफ्ट राइट टर्न करना बिल्कुल भी नहीं करना। एसीएल से जुड़े हुए कई और चीज़ों के बारे में नॉर्मली क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे इंटरनल ब्रेसिंग क्या होती है, ऑल इनसाइड टेक्निक क्या होती है, हम जो है एसीएल के बाद में कब जो है वो फिजिकली है ना जो एक्टिव पूरा काम कर सकते हैं। इसके बारे में हमने वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, जिसका कि लिंक शेयर कर रहे हैं। अगर आपके एसीएल या किसी और लिगामेंट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे दिए गए नंबर का आप अपने एमआरआई रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। कोशिश ये करिए कि एमआरआई रिपोर्ट के साथ में अगर फ़िल्म की भी फ़ोटो खींच के भेज सकें, साफ़ फ़ोटो खींच के भेज सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी एमआरआई के आधार पे आपको देख के बता सकें, वो बताने की कोशिश करें।